नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। बस 7 दिन और हैं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर। 8वें दिन 2 जून को उन्हें तिहाड़ वापस जाना है। कोई बड़ा ड्रामा अगर नहीं कर पाए, कोई स्वास्थ्य का रीज़न बता कर के किसी हॉस्पिटल में अगर भर्ती नहीं हो गए तो। और जाना ही है और लंबे समय के लिए जाना है, इस बात का उनको बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। एक रोड शो के दौरान आसपास इकट्ठा अपने कार्यकर्ताओं को और जुटाई गई भीड़ को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि दिल्ली वालों, 25 मई को आप लोग ये तय करोगे कि मैं 2 जून को तिहाड़ वापस जाकर के, यानी जेल वापस जाकर के 5 जून को बाहर आऊँगा या नहीं आऊँगा। 5 जून की तारीख इसलिए दी कि 4 जून को रिजल्ट आने हैं और 4 जून को इनका कहना ये था कि साहब, मोदी जी को हराइए, भारतीय जनता पार्टी को हराइए, हमें जिताइए, यानी इंडी अलायंस की सरकार बनाइए। और अगर हमारी सरकार बनती है तो अब सरकार का गठन तो ऐसा है नहीं कि 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और 4 जून को ही सरकार शपथ भी ले लेगी, 4 जून को ही प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा, उसमें समय लगता है। पर ये इनके ख़याली पुलाव हैं, इनके सपने हैं, वो शेख चिल्ली वाले, जो पूरे हो नहीं रहे हैं। जितने सर्वे, जितने ओपिनियन पोल, जितने भी ज़मीन से फीडबैक आए हैं, जो अब तक 5 दौर का मतदान हुआ है, उसका भी जो फीडबैक आया है, वो सब कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ तक के जो एग्ज़िट पोल करते हैं और जो अलग-अलग चुनावों को बहुत नज़दीक से देखते आए हैं, सबका कहना है कि कंफर्टेबली नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन इनको सपने देखने से कौन रोक सकता है? और दिल्ली के लोगों से ये अपील करने का भी इनका हक तो बनता ही है कि साहब, आप हमें सत्ता में लेकर के आइए ताकि हम जेल से बाहर निकल आएँ। पर अरविंद केजरीवाल को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि ये बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले हैं। और कितने लंबे समय के लिए? अभी गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली में ये जानकारी दी पब्लिक को कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किन-किन मामलों की जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि केवल शराब घोटाले की ही अभी जांच चल रही है, अंतिम चरण में है। उसके आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए गए हैं, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अरविंद केजरीवाल उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे पहले मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, कई शराब कारोबारी, कई कंपनियों के सीईओ, उन पर भी गाज गिर चुकी और मनी ट्रेल भी पकड़ में आ गई। तो अमित शाह का कहना था कि ये शराब घोटाला तो एक मामला है और ये भी 2875 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि अभी 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है जिसकी जांच शुरू होनी है। 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है, उसकी भी जांच होनी है, कंप्लीट होनी है, जांच तो शुरू है। इसके अलावा 1,000 करोड़ का नकली दवा का घोटाला भी है और उन्होंने ये भी बताया कि 4,000 करोड़ रुपए का लैब एक्स-रे घोटाला है। 1850 करोड़ रुपए का बस पैनिक बटन घोटाला है। 1,000 करोड़ का बस खरीदी घोटाला है और 125 करोड़ का शीश महल के निर्माण का और आसपास जो फ्लैट थे, बंगले थे, उनको जो डिमोलिश करा कर के जगह निकाली गई है, उसका घोटाला है। यानी कुल मिलाकर के 7 और घोटाले हैं जिनकी जांच चल रही है
और जिसमें ये फँसेंगे, फँस रहे हैं, फँसे हुए हैं ऑलरेडी। तो उनका कहना ये था कि अभी तो 1 मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभी 7 और मामले हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनमें कड़ी कार्रवाई होनी है यानी गिरफ्तारी होनी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर को किस तरीके से चौपट किया है, पलीता लगाया है। और ये सब क्यों हुआ है? अभी स्मिता प्रकाश को इन्हीं की 18 साल तक सहयोगी रही स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू दिया, जो काफ़ी चर्चा में है और जो वायरल है इस समय सोशल मीडिया पर। और कुछ टेलीविज़न चैनलों ने भी चलाया है, कुछ ने नहीं चलाया है। शायद उनका ये मानना होगा कि भई स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में मतदान से 2 ठीक ठीक 2 दिन पहले ये इंटरव्यू दिया है, तो इसका कोई बुरा असर अरविंद केजरीवाल के की संभावनाओं पर ना पड़ जाए, उनकी पार्टी की संभावनाओं पर ना पड़ जाए। और ये तो आप जानते ही हैं कि मीडिया हाउसेज़ पर अरविंद केजरीवाल का किस तरीके का प्रभुत्व है, प्रभाव है और किस तरीके से वो दिल्ली के सो कॉल्ड नेशनल मीडिया को मैनेज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। भले ही वो जेल चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जेल पर बाहर आए हैं और 2 जून को वापस जाएँगे। पर अभी भी मीडिया पर उनका वैसा ही रुतबा, वैसा ही रौब और वैसी ही पकड़ है जैसी जब वो बाहर थे तब थी। अरविंद केजरीवाल की ये दशा या दुर्दशा क्यों हुई है? मैं स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू के उस पार्ट की बात कर रहा था, जो उन्होंने स्मिता प्रकाश के साथ एएनआई के साथ इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा है कि साहब ये जनता से कट चुके हैं। जब तक आप जनता के संपर्क में रहते हैं, तब तक ज़मीन पर रहते हैं। जब आप जनता से कट जाते हैं और जब आप सत्ता के नशे में डूब जाते हैं, तो आपको कई बार सत्ता का, पावर का, ताकत का अहंकार हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल को तो केवल सत्ता का अहंकार ही नहीं है, बल्कि इनको नशा भी हो चुका है। और इसके अनेक उदाहरण तो मैं ही दे सकता हूँ। शुरू में अन्ना हजारे को ये किस तरीके से सम्मान देते थे। अन्ना जब महाराष्ट्र से दिल्ली आते थे, किसी काम के सिलसिले में या किसी प्रदर्शन के सिलसिले में या वैसे, तो आम तौर पर महाराष्ट्र सदन में, महाराष्ट्र भवन में रुकते थे। और ये मनीष सिसोदिया के साथ, कुमार विश्वास के साथ, दूसरे लोगों के साथ अन्ना हजारे से मुलाकात करने जाते थे। और उस समय तो इनका फुल पाखंड चल रहा था। अन्ना के प्रति भक्ति का भाव जो है ये प्रदर्शित करने से भी नहीं चूकते थे ऑन कैमरा। और ये शो करते थे कि हम तो अपने आंदोलन के पितामह को बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन बाद के वर्षों में क्या हुआ? अन्ना आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं ने, खास तौर से अरविंद केजरीवाल ने, अन्ना से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। और वो जो चिट्ठियाँ लिखते थे, उनका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। शराब घोटाले में भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसमें भी कोई भाव अन्ना को इन्होंने नहीं दिया। और केवल अन्ना हजारे को ही इन्होंने एक तरीके से निकाल बाहर नहीं किया। ऐसे बहुत सारे चेहरे, ऐसे बहुत सारे इनके सहयोगी, जिनको मैं संस्थापक सदस्य मानता हूँ आम आदमी पार्टी का, उनको भी एक तरीके से इन्होंने किनारे कर दिया, बाहर कर दिया, बेइज्जत कर दिया। और ये सब क्यों किया? ताकि इनकी एक छत्र पकड़ संगठन पर और सरकार पर बनी रहे और कोई इनको चुनौती देने वाला ही संगठन में यानी पार्टी में और सरकार के भीतर ना रहे।
यानी मन मर्जी के फैसले कर पाएँ। और जो ये बॉडी होती है कि ये कार्यकारिणी है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये फलानी है, ये ढिमकानी है, उसको इन्होंने अपना जेबी संस्था बना लिया और जैसे ये चाहते थे वैसे वो संस्थाएँ, समितियाँ मोहर लगाती रही और फैसले होते रहे। पहले तो बड़े ड्रामे करते थे ये कि जनता से पूछ करके हम अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी तय करेंगे, जनता की राय लेंगे। उन उनका उनका मत लेकर के ही प्रत्याशी तय करेंगे। बाद में क्या किया? बाद में तो इन्होंने सारा ढर्रा ही चेंज कर दिया। जिनको इनकी मर्ज़ी होती थी, उसको प्रत्याशी बनाते थे। राज्यसभा में भी किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये तय करते थे। तो किसी को तो इन्होंने धक्के दे करके बाहर निकाला। योगेंद्र यादव हों, प्रशांत भूषण हों, उनके पिताजी शांति भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी एक तरीके से अपमानित करके ही संगठन छोड़ने के लिए, पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ जो धक्का-मुक्की हुई थी, वो तो सब जानते हैं। इसके अलावा भी कुमार विश्वास को भी एक तरीके से बाहर कर दिया गया था और बहुत सारे आशुतोष, आशीष खेतान, बहुत सारे मयंक गांधी वगैरह सब बाहर गए। तो अब जो बचे हैं, वो इनके येस मैन हैं या इनके चापलूस हैं, इनके चाटुकार हैं, जो इनको खुश करने के लिए जो ये चाहते हैं, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऑन कैमरा चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, एलजी हों, किसी के खिलाफ कुछ भी कहलवा लो। और खुद अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी में जो चीन के साथ झड़प हुई थी हमारे जवानों की वो हो, डोकलाम वाला संघर्ष हो, अलग-अलग मुद्दों पर इन्होंने सदन के बाहर भी और विधानसभा के भीतर भी प्रधानमंत्री के बारे में भी जिस-जिस तरह की टिप्पणियाँ कर रखी हैं, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भई इस देश में ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी के भतीजे पर जो आरोप लगे हैं या उनके मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं या महाराष्ट्र में भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख जिस तरीके से गिरफ्तार हुए, अंदर गए, संजय राउत भी गिरफ्तार हुए। अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे छापे पड़े, नोटों की गड्डियाँ, बंडल पहाड़ के ढेर जो हैं उनके मिले हैं, अलमारियों में, गद्दों में, दीवारों में चुने हुए नोट मिले हैं। ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार पहले नहीं होता होगा, लेकिन पहले की सरकारें एक दूसरे की तरफ से आँखें बंद करके आगे बढ़ती रहती थी, कि तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाता हूँ और तू मेरी आलोचना करता रहे, मैं तेरी आलोचना करता रहूँगा, लेकिन जो तुमने पाप कर रखे हैं, उनके प्रति मैं आँखें बंद करके बैठता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ इस समय सत्ता में रहते हुए, जब तुम सत्ता में आ जाओ, तो उनके प्रति तुम भी अपनी आँखें बंद रखना। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, तब से इन सब की बाट लग गई है, जितने ये भ्रष्टाचारी थे, जो घोटाले करने वाले थे और जो काला धन जमा करके बैठे हुए थे कुंडली मार के उसके ऊपर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकी का तो मैं नहीं कहता, शरद पवार की पार्टी के 2-2 मंत्री गिरफ्तार हुए थे और वो भी तब जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एमवीए की सरकार थी। इसके बावजूद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को। शरद पवार पहले हर चौथे महीने, हर छठे महीने, 8वें महीने प्रधानमंत्री से आकर के मिलते थे। कभी गलत बयानी नहीं करते थे जब तक कि उनके मंत्री गिरफ्तार नहीं हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ बयान वगैरह देने शुरू किए प्रधानमंत्री के खिलाफ, वरना आमतौर पर नहीं देते थे। ममता बनर्जी जब उनके मंत्री पकड़े गए, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और बाद में अ, अनुव्रत मंडल और दूसरे लोग, मौर्य वो आपके जो अभी गिरफ्तार हुए थे। तो
इनके बाद से ममता बनर्जी की तरफ से भी शुरू में कहा गया कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं, बाद में उनको संरक्षण देती मिली और प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इसी तरीके से जब इनके खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हुई, शराब घोटाले की जांच पड़ताल शुरू हुई, तो इनके हमलों की तीव्रता और बढ़ती चली गई। अपने को कट्टर ईमानदार बताना शुरू कर दिया और चैलेंज देना शुरू कर दिया कि हमें हमारे खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाओ, हमें जेल भेज करके दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये गलत बयानी नहीं करते, गाली-गलौच नहीं करते, सदन के भीतर भी प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा नहीं बताते या बाहर मनोरोगी नहीं बताते, इस तरह की वाहियात टिप्पणी नहीं करते, तो ये बचे रहते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह की भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपके खिलाफ उस स्तर की कार्रवाई ना हो कि आपकी गिरफ्तारी भी हो जाए, आपको जेल में भी डाल दिया जाए, तो आपको अपनी ज़बान पर तो लगाम लगा कर के रखनी चाहिए। राजनीति के कुछ पैरामीटर्स भी हैं, कुछ मर्यादाएँ भी हैं, कुछ गरिमा भी है, कुछ परंपराएँ भी हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके प्रति आप कम से कम सम्मान का भाव रखें और गलत बयानी ना करें, गाली-गलौच की भाषा पर ना उतर आएँ। उसके बाद तो फिर चूँकि आप लिहाज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, वो आपका लिहाज़ क्यों करेगा? इसलिए जब अमित शाह आपके घोटालों की लिस्ट जारी करते हैं और वो भी रैली में और बताते हैं कि अभी तो केवल शराब घोटाले में कार्रवाई हुई है, 7 बड़े घोटाले अभी और हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अरविंद केजरीवाल को ये समझ लेना चाहिए कि इनकी जो बदजुबानी है, इनका जो अहंकार है, इनका जो सत्ता का नशा है और जो पैसे जुटाने का लालच है, ये इन पर कितना भारी पड़ने वाला है। और ये जो झूठ की, ये जो पाखंड की, ये जो प्रदर्शन आधारित राजनीति है, ये इनके लिए कितनी महँगी पड़ सकती है, इस बात का इनको अब अकेले में जब ये जेल में अपनी बैरक में होते होंगे, तब इनको एहसास होता होगा। एक बार इनको शुरू में 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस का सहयोग लेकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। दूसरी बार में इनको 67 सीटें मिल गई थी 70 में से और ये जो 67 सीटें मिली, इन्होंने अरविंद केजरीवाल का दिमाग खराब कर दिया। अहंकार वहाँ से शुरू हुआ। अपने सहयोगी, अपने करीबियों के साथ भी इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है, जो अभद्रता की है, वो इनके अहंकार का नतीजा थी। दूसरी बार में भी इनको 60 से ज़्यादा सीटें मिल गई, 64 सीटें मिल गई और एक तरीके से कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो गया था विधानसभा में। जब इनको 67 सीट मिली तब भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। जब 64 मिली तब भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली। तो जिस तरीके का इनका रवैया कुल मिलाकर के रहा है, अहंकार वाला, विधानसभा का भी दुरुपयोग, पोजीशन का भी दुरुपयोग और घोटालों पर घोटाले करना। तो सवाल ये है कि आप अगर अहंकार में घिरे हैं, आप अगर सत्ता के नशे में डूबे हैं और आपको अगर लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के एक शहरनुमा ही तो सरकार है और वो भी आधी-अधूरी सरकार है। पुलिस भी आपके पास नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह भी आपके पास नहीं है, कई महकमे आपके पास नहीं है और वो केंद्र के अधीन सरकार काम करती है, एलजी के अधीन काम करती है। रोज़ाना आप टकराव मोल लें, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहें, हमारे ये अधिकार, हमारे वो अधिकार छीन लिए। जबकि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, यानी 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। उन्होंने तो कभी
अधिकारों को लेकर के इस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे नहीं लड़े। तो ये जो इनका अहंकार है, ये जो सत्ता का बेवजह का नशा है, जिसको अब उनके करीबी सहयोगी भी बता रहे हैं कि अहंकार कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ कर के बोल रहा है। और जिस तरीके से इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके पदाधिकारी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बात बेबात झूठ बोलते हैं, पाखंडपूर्ण हरकतें होती हैं, उस उसी की वजह से आज अरविंद केजरीवाल को ये दिन देखने मिले हैं। और अगर इनका राजनीतिक करियर समाप्त होने वाला है, तो इसमें जो इनकी नासमझी है, जो अमर्यादित आचरण है, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो लालच है, जो अहंकार है, ये ही इनकी कब्र का की आखिरी कील साबित होगी, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।